नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुश आमदेद कहते हैं। बहुत अहम फैसला पाकिस्तान की तारीख का कल होने जा रहा है। प्राइम मिनिस्टर के हवाले से तौहीन अदालत में क्या वो मुर्तकब होंगे, क्या उन पर फर्द जुर्म आयद की जाएगी, उनकी किस्मत का फैसला क्या होगा, इसी हवाले से गुफ्तगू करेंगे। कराची से हमें ज्वाइन करेंगे शर्जील मेमन साहब, रुकन है सूबाई असम्बली के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन साहब का ताल्लुक है। आपने इनकी तकरीर के क्लिप्स भी देखे, इनसे इस हवाले से भी बात करेंगे। नामुल्लाह न्याजी साहब सीनियर रहनुमाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, खुरम दस्तगीर साहब हमें ज्वाइन करेंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमाए। आप सबको डिस्कशन में वेलकम कहते हैं। शर्जील, आपसे गुफ्तगू का आगाज करते हैं। हमने शुरू में आपके कुछ क्लिप्स दिखाए, आपने कल सूबाई असेंबली में तकरीर की, उस पर डेस्क थंपिंग भी हुई और चीफ जस्टिस के बारे में जो आपने रिमार्क्स दिए उस पे आप क्या कहते हैं कि क्या आप पे भी कंटेम्प्ट लगेगी, डिस्क्वालिफिकेशन होगी? क्योंकि आर्टिकल 68 कहता है कि आप कोर्ट के कॉन्डक्ट के या किसी जज के कॉन्डक्ट के बारे में मजलिस शुरा में बात नहीं कर सकते। ठीक, जब लोग ये महसूस करते हैं कि कहीं पे कोई चीज सही नहीं हो रही या कहीं पे कोई किसी के साथ ज्यादती हो रही है तो लोग इस तरह का मौक़िफ़ रखते हैं। हम कोर्ट का बहुत एहतराम करते हैं और कोर्ट के हर फैसले को हमने कबूल किया है, लेकिन यहाँ पे आवाज क्लियर नहीं आ रही और जहाँ पे एक इम्यूनिटी प्रेसिडेंट को हासिल है तो उस बेसिस पे मैं नहीं समझता कि कोई सजा प्राइम मिनिस्टर साहब को होगी। अच्छा राइट, आप नहीं समझ रहे कि कोई अगर बिलफर्ज सजा होती है, जैसे कल आप, हमने इसीलिए कहा कि पहले हमने आपके कुछ क्लिप्स दिखा दिए जो आपने कल बोले हैं, ये हम नहीं कह रहे, आपने जो कुछ बातें की उससे तो कुछ लग रहा है ऐसे कि पीपल्स पार्टी इतनी बम्बार्डमेंट में उतर आई है कि कोर्ट ने अगर उनको बुला लिया या कोई फैसला देने जा रहे हैं उससे पहले ऐसी तकारीर की जा रही है, तो उस पर लगता तो कुछ ऐसे कि तैयारी कर ली गई, अदलिया जो करे फैसला आपके खिलाफ अगर आया तो चढ़ाई की जाएगी। जो है ना, कंटेम्प्ट जो है, मैं आपको बताऊं, कंटेम्प्ट सबसे पहले तब बनता था जब चीफ जस्टिस साहब इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब यहाँ पे चीफ जस्टिस साहब थे और उसके साथ साथ जब उन्होंने मियां नवाज शरीफ साहब को पाकिस्तान आने की इजाजत दी थी तब उनका जहाज यहाँ पे लैंड किया था और परवेज मुशर्रफ ने उस जहाज को यहाँ पे उनको लैंड करने नहीं दिया और उनको वापस भेज दिया गया। तो उस वक्त कोर्ट का सबसे पहला कंटेम्प्ट तो परवेज मुशर्रफ को बनता था कि उन्होंने कोर्ट के जो है ऑर्डर्स को नहीं माना। तो अवाम में ये भी बेचैनी पाई जाती है कि उस वक्त परवेज मुशर्रफ पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्यों नहीं मुकदमा। ठीक, आप कह रहे हैं कि उस वक्त कंटेम्प्ट नहीं लगी। मैं इनामुल्लाह न्याजी साहब से, ये जस्टिफिकेशन ठीक है, पीपल्स पार्टी कह रही है कि उस वक्त परवेज मुशर्रफ पे कंटेम्प्ट नहीं लगती और आज प्राइम मिनिस्टर पे कंटेम्प्ट लगती क्योंकि वो इस वक्त चीफ एग्जीक्यूटिव है मुल्क के और वो अमल दरामद के पाबंद नहीं रहे उस केस में, उन्होंने यही कहा कि वो उस पर खत नहीं लिखेंगे। तो आप इस हवाले से क्या कहते हैं? आसमा, मुझे शर्जील मेमन साहब की पूरी बात तो नहीं समझ आई क्योंकि साउंड प्रॉब्लम है थोड़ा सा, लेकिन मैं ओवरऑल जरूर एक बात करना चाहता हूँ। देखिए, जहाँ तक परवेज मुशर्रफ की अदलिया के खिलाफ जो चढ़ाई थी या जो जंग हो रहा है उस पर भी बच के जाना नहीं चाहिए था, उसको भी इन्होंने बचा के निकाला है मुल्क से। अब दूसरी बात यह है कि जो कुछ अब हो रहा है उसके बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं। सूरत हाल ये है कि जो पैसा पाकिस्तान का लूटा हुआ पैसा मुल्क से बाहर गया है, अगर वो लाने की कोशिश की जाए तो कब्र का ट्रायल होता है। मुझे आज तक इसकी समझ नहीं आ रही है। दूसरी बात यह है, ये पीपल्स पार्टी ने इस वक्त एक तहिया किया हुआ है कि हम पहले शोधा की तरह लिस्टें दिखा के अपने आप को शोधा में शामिल करने के चक्कर में, सियासी शोधा साबित करने के चक्कर में सब कुछ कर रहे थे। अब मुझे लगता है कि ये सियासी शोधा नहीं, ये खुदकुशी की तरफ जा रहे हैं और ये इज्तिमाई खुदकुशी है। और जो शर्जील मेमन साहब ने बयान दिया अपनी सिंध असेंबली के अंदर या बिलावल बरखुरदार साहब ने दिया, ये दोनों बयान एक वो रटा हुआ टॉपिक है जो इसको ये लिख के दिया जा रहा है और पूरी पीपल्स पार्टी से वो कहलवाया जा रहा है ताकि हम इज्तिमाई खुदकुशी की तरफ जाएं और हम शहीदों में शामिल होने की कोशिश करें। लेकिन आसमा, प्रॉब्लम ये है कि मुझे ये समझ नहीं आती। आपको लग रही है इज्तिमाई खुदकुशी आपको इस वक्त लग रही है और पीपल्स पार्टी आप कह रहे हैं कि ट्रायल, एक तरफ कहते हैं कि खबरों का ट्रायल नहीं होने देंगे, खुरम दस्तगीर साहब को भी डिस्कशन में वेलकम कहते हैं, वो कह रहे हैं कि कंटेम्प्ट उस वक्त लगनी चाहिए थी परवेज मुशर्रफ पे जब त्यारा यहाँ पे उतरने नहीं दिया गया, मियां साहब के साथ इम्तियाज दूसरा सलूक होता है, इनके साथ दूसरा सलूक होता है। तो क्या ये कल तैयारी कर ली गई कि कोई फैसला इनके खिलाफ आएगा तो कोर्ट पे चढ़ाई होगी? इंतहाई अफसोसनाक हकीकत है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो की शहादत, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत की कीमत सिर्फ $6 करोड़ लगाई है और उसको बचाते बचाते
पाकिस्तान के आइन, पाकिस्तान के कानून, पाकिस्तान की अखलाकियात की धज्जियां बिखेर रहे हैं, ना सिर्फ यहाँ बल्कि मुझे दुख है कि मुल्क की दूसरी सूबाई असेंबलियों में भी इस तरह की गुफ्तगू हो रही है। आप इस पे ये भी आपके नाज़रीन को याद होना चाहिए कि जब सुप्रीम कोर्ट ने जनाब दीदार अली शाह साहब की तकर्रुरी को बतौर नॉब चेयरमैन गैर कानूनी करार दिया था, तो फिर उस वक्त शर्जील साहब जो उस हुकूमत का हिस्सा थे, उन्होंने सिंध की हुकूमत में हुकूमती सतह पर जो है एहतजाज किया था, और उस एहतजाज के दौरान 2 दिनों में कराची के 18 शहरी हलाक हुए थे। तो ये तो अपने इक़्तिदार को बचाने के लिए और उन $6 करोड़ को बचाने के लिए अब ये लग रहा है कि किसी भी हद तक जा सकते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं। हाँ, और ये दुख ये है कि सुप्रीम कोर्ट का जो कॉन्डक्ट है उसके बारे में जरूर बात करें, उसमें कहें कि जी यहां कॉन्ट्रडिक्शन है, यहां कॉन्ट्रडिक्शन है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की कॉन्ट्रडिक्शंस इनकी जो आइन और कानून की हुक्म अदूली है, गैर कानूनी हरकतें हैं, उनको जस्टिफाई नहीं कर सकती। इनको जवाब देना है, और पाकिस्तान का कोई भी शहरी जो कानून तोड़ता है उसके ऊपर कानून का इतलाक होगा। लेकिन बात रुसुजा गिलानी की नहीं है। पाकिस्तान का वज़ीर आज़म पाकिस्तान के 18 करोड़ अवाम का ट्रस्टी है, वो आइन का ट्रस्टी है, पाकिस्तान का तमाम पीनल कोड का ट्रस्टी है। वो जो उसको ट्रस्ट में दी गई है बात, अगर वो खुद उसकी कहता है और ये कहता है कि जब तो हमारी जो है वो शहादत होगी या ऐसे होगा या हम ऐसे कर देंगे। अब आप ये देख लें कि उन $6 करोड़ को बचाने के लिए ना सिर्फ हुक्म अदूली कर रहे हैं, बल्कि अदलिया का बतौर एक जो सतून है रियासत का, जिसकी एक बाकायदा आईनी हैसियत है, उसमें भी दरारें डालने के लिए, उसको शिकस्त और रेख्त करने के लिए अब पूरी इन्होंने अपनी तोपें खोल दी हैं। तो ये इंतहाई, मैं समझता हूं कि नहीं, मजमूम इकदाम है। अगर हमें आइन की अमलदारी पर जाना है, जिसके हम कहते हैं कि हमें बालादस्ती चाहिए, जो कहते हैं ये 18वीं 19वीं 20वीं तरमीम, लेकिन जब आप खुद अपने कॉन्डक्ट से ये कहेंगे कि हमें ये कबूल नहीं है और जो चीज हमें सूट नहीं करती वो गलत है और लिहाजा देयरफॉर हम जो है शहीद बनेंगे, ये शहीद बनने की तैयारियां की जा रही है। शर्जील मेमन साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगी, बाकी शहीद बनने की तैयारियां की जा रही हैं, कोर्ट पे चढ़ाई करने का क्या लग रहा है, कुछ ऐसा ही प्रोग्राम बना लिया गया, ये इज्तिमाई खुदकुशी होने जा रही है इस वक्त? देखिए, हम ना ही पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज है कि हम कोर्टों पे हमला करें। जब वज़ीर आज़म कहा है कि हम कोर्ट के उनका जो भी फैसला होगा उसको कबूल करके, बात नहीं है। बात क्या है कि कोर्टों में तो शहीद अली भुट्टो को फांसी थी, तो क्या हम शहीद अली भुट्टो की बात को मानते कि उसको सही बात मिली थी? किसी के पास लाइसेंस तो नहीं होना चाहिए, लेकिन बात यह है कि हमने कभी नहीं कहा कि हम हत्या का इल्जाम नहीं करते, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि जब अवाम के जहन में कुछ सवालात हैं, वो क्या सवालात एक अवामी नुमाइंदा पूछने का हक बचाना चाहिए। कि जब हमने ये कहा कि पहला कंटेक्ट तो लगना चाहिए परवेज मुशर्रफ पे, जब उसने चीफ साहब के उतरने नहीं दिया, हमको नवाज के लिए कोर्टों में करेंगे। कल से हमारे मेंबर के अदब साथ बैठेंगे, एहतराम साथ बैठेंगे, मैं गम पे तोड़ेंगे, लेकिन एक तरफ कह रहे हैं एहतराम करेंगे, आप एहतराम करते हैं, आप कह रहे हैं बार बार आप एहतराम करते हैं, लेकिन आपकी जो कल की तकरीर है वो फिर मैं उसी का हवाला दूंगी। आर्टिकल 68 की खुल्ला खिलाफ वर्जी लग रही है और 63G उसमें आ जाता है डिस्क्वालिफिकेशन की जानिब। आप भी जा सकते हैं, आप पे भी कल को कंटेम्प्ट लग सकती है। ये तो एक आप पीपल्स पार्टी के रुकन है सूबाई असेंबली, आप इस तरह का स्टेटमेंट दे रहे हैं। दूसरी जानिब आपके प्राइम मिनिस्टर को बुला लिया गया, तो ये खुर्रम दस्तगीर साहब ने जैसे कहा कि वो तो सबके प्राइम मिनिस्टर हैं, वो सिर्फ एक पार्टी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे इस वक्त। देखिए मेरी बात सुने, जब उनको 248 के तहत प्रेसिडेंट साहब को इस्तिस्ना हासिल है तो कंटेम्प्ट तो प्राइम मिनिस्टर साहब पे बनती ही नहीं है। और जब तारीख के वाकयात का जिक्र किया जाता है मोहतरमा, तो इस तरह की कंटेम्प्ट के केसेस बहुत चीजों पे बनने चाहिए जिन पे नहीं बनते। अगर कंटेम्प्ट लगना चाहिए, अगर मुझ पे लगना चाहिए, तो आज कल के उस जजमेंट पे आज जो टॉक शो हो रहा है तो उस पे सब पे कंटेम्प्ट लगना चाहिए। अच्छा, इस पे भी कंटेम्प्ट लगनी चाहिए। लग गया, आपके चैनल के मालकान पे भी लग गया, सब पे लग गया। आज हम उसको डिस्कस कर रहे हैं। हम या तो मेमन साहब से अगर मुझे इजाजत दे दें तो मैं एक सवाल कर, देखें सदर को इस्तिस्ना हासिल है आर्टिकल 248 के तहत, लेकिन वजीर आजम को अदालती हुक्म की हुक्म अदूली का इस्तिस्ना हासिल नहीं है। ये कहीं नहीं लिखा कि वजीर आजम अदलिया के हुक्म को इस बुनियाद पर जो है वो कह सकता है कि मैं नहीं मानूंगा, खबर का ट्रायल नहीं होने दूंगा और मैं अपने सदर के साथ बेवफाई नहीं बात तो ये नहीं, जो असल कानूनी तरीका है। मैं बात कर लूं, फिर मेमन साहब आप जवाब दे दें, मेरे भाई जवाब दे देना बाद में। मैं वजीर आजम का काम ये था कि वो अदलिया का हुक्म मानते हुए खत लिखते, और जिस मिनट वो खत लिखते
जनाब सदर जिनको इस्तिस्ना हासिल है, वज़ीर आज़म को इस्तिस्ना, जनाब सदर के वकला अदालत में जाकर कहते हैं कि वज़ीर आज़म ने हुक्म पूरा कर दिया है, लेकिन सदर को आर्टिकल 240 के तहत इस्तिस्ना हासिल है और मामला आइन और कानून में रह जाता है। ये जो सदर का कहना है कि हम बात नहीं मानेंगे, बहुत हम कॉम्प्लिकेटेड बना दिया गया, मेरी हुकूमत में खतरा नहीं लिखा जाएगा, ये मजमूम बात पनाह का मसला बना दिया गया, कब्रों का ट्रायल किधर से आ गया इसमें? देखें जी, बात सुने, एनआरओ में 8000 केसेस थे, 8000 केसेस में एक केस को उठाएगा जो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा जिसपे केस था और मोहतरमा आसिफ जरदारी को को अक्यूज जो इस केस में शामिल है। 8000 केसेस में अगर एक केस को कोर्ट 3 साल तक परसू करती रहेगी तो क्या अवाम के जहन में वो नहीं आएंगे कि कत्ल गारत के बाकी मुकदमा कहाँ चले गए? क्या अवाम ये सोचने की हक बजाना नहीं है? क्या अवाम और चीजें यहाँ पे नहीं देख रही कि किस तरह यहाँ पे फैसले हो रहे हैं, किस तरह भुट्टो रेफरेंस को जो है उसको टाइम नहीं दिया जा रहा, बाकी गैर जरूरी चीजों को ज्यादा टाइम नहीं, इसमें तो आपको 116 दिन दिए गए, दलाइल दिए बाकायदा एतजाज एहसन ने मुकदमे के हवाले से, और रिव्यू पिटीशन थी, ये फैसला आ रहा है कल आ रहा है फैसला। वो एक जुडिशियल मर्डर था, उसमें फैसला क्यों नहीं आया? अच्छा, तो आपको ये शिकायत है कि इस हुक्म अदूली के हवाले से जो है ये क्यों किया जा रहा है चीफ एग्जीक्यूटिव के साथ? शिकायतें तो मैं बताऊँ कि अवाम के जहन में 500 किस्म की शिकायतें हैं। अवाम के जहन में ये भी शिकायत है कि अगर यहाँ पर रोज जो अफसरान को एक्सटेंशन पे और डेपुटेशन पे यहाँ पे कोर्टों में बुलाकर दलील किया जाता है, तो एक्सटेंशन सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार को क्यों मिलती है, जजेस को क्यों मिलती है? अवाम को ये भी शिकायत है कि अगर डेपुटेशन होता है तो डेपुटेशन तो अरसलान चौधरी साहब की भी डेपुटेशन हुई थी, जिन्होंने एक एमबीबीएस डॉक्टर वो किसके कहने पर होम डिपार्टमेंट में आए, वहां से एफआईए में आए और एफआईए के बाद वो जो है पुलिस मेरी फिर अपने भाई से गुजारिश है, ये जस्टिफिकेशन मानते हैं आप, पर्सनल हो गए, चीफ जस्टिस के साथ हो गए, कोर्ट के कॉन्डक्ट के बारे में अगर आपको कोई भी शिकायत है, और अगर आप ये देखिए इल्जाम लगाना है वो इस पे लगाएं क्लियरली कि कोर्ट ने कानून की हुक्म अदूली करते हुए इस तरह के ऑर्डर्स किए हैं, फिर तो हम बात मानेंगे। लेकिन कोर्ट के ऊपर इल्जामात लगाना, मैं फिर दोहराता हूं कि पाकिस्तान के आइन का एक सतून है। मेरी गुजारिश है शर्जील साहब, सिर्फ $6 करोड़ बचाने की खातिर पाकिस्तान की रियासत के सतून को मत गिराएं, इससे ना सिर्फ आपका नुकसान होगा, क्योंकि जो भी लोग जिनको भी सिविल लिबर्टीज चाहिए, जिन्होंने अपने बुनियादी हुकूक का दिफा करना है, अदलिया उसकी गारंटर है। अगर आप अपने $6 करोड़ बचाने के लिए अदलिया को गिराएंगे, फिर बुनियादी हुकूक का दिफा करने के लिए कोई नहीं रहेगा। और जब आप बात करें कराची में कत्ल गारत की, इसी दौरान जो 4,500 लोग कराची में टारगेट किलिंग से मारे गए, उसका जवाब कौन देगा? आसमा साहबा, मैं ये 6 करोड़ की बात कर रहे हैं, मैं इनसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि 15 साल तक ये केस चलता रहा, मोहतरमा आसिफ जरदारी जेल में थे, पीपुल्स पार्टी जो है वो इफ्तार में नहीं थी, तब तक क्यों नहीं साबित की गई चीजें अब क्यों साबित हो रही है, अब साबित की जाती है? तो आपको मैं बिल्कुल मैं ये इसका जवाब लूंगी खुरम दस्तगीर साहब से। इनामुल्लाह नियाज़ी साहब, आपको क्या लग रहा है? देखिए ना, जवाब जब जरदारी साहब की बात करते हैं, फिर जरदारी साहब को ये भी जवाब देना पड़ेगा कि वो दिसंबर 2004 में किस अदलिया से जो है जमानत निकल करा के, तो बात नहीं, मैं 2004 की बात कर रहा हूं, जब वो रिहा हुए हैं और फिर मुल्क से बाहर चले गए, वो कौन सी अदलिया थी जिसने जमानत ली थी? क्या आप उसकी हिमायत करेंगे कि वो उस वक्त ठीक थी, लेकिन आज खराब हो गई? उस वक्त क्योंकि जमानत से उनकी जो है परवेज मुशर्रफ से गुफ्तगू हुई, बातचीत हुई और वो बाहर आ गए, वो तो ठीक था दिसंबर 2004, अब आगे तमाम खराबियां हो गई। अब मौजूदा अदलिया में खराबियां इनामुल्लाह नियाज़ी साहब पीपल्स पार्टी को लग रही है, आपने आगे इज्तिमाई खुदकुशी का लफ्ज इस्तेमाल किया, तो कल लग रहा है कुछ ऐसे ही होने जा रहा है? तो यही लग रहा है, इसके अलावा तो मुझे कोई और सूरत नजर नहीं आ रही जहां पे जिस अंदाज से अदलिया पे अटैक किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि पूरी कौम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया गया है, यहाँ डाके पे डाके पड़ रहे हैं और पूरे मुल्क को जिस स्कैंडल का शिकार ये मुल्क हो रहा है, हुकूमत कर रही है, मुझे समझ नहीं आ रही कि ये 500 करोड़ पर क्यों अड़े हुए हैं। और मजीद सूरत हाल को आप देख लें, आप ताजा तरीन रेमंड बेकर की जो अब लेटेस्ट आई है डर्टी मनी बुक आई है, उसमें आप इंकशाफात देखें। मुझे समझ नहीं आ रही कि जिस मुल्क के साथ कौन सा खिलवाड़ खेला जा रहा है। और ये सबसे बड़ी बात यह है कि इनको सिर्फ अपनी कंसर्न क्या है कि हम अपनी अपनी दौलत कैसे समेटें, इनको मुल्क से, मुल्क की आवाम से कोई कंसर्न नहीं है। दुनिया, लोग मर रहे हैं, लोग बिजली से महरूम हैं, गैस से महरूम हैं, महंगाई से पिस रहे हैं लोग, मुझे समझ नहीं आ रही। लेकिन आज पीपल्स पार्टी के होनहार लीडर इस बात पे बजिद हैं कि हमने सुप्रीम कोर्ट की उस हद तक बेहुरमती करनी है
کہ تاکہ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، نہ رہے بانس اور نہ رہے بجے بانسری، یہ کہنا ہے آپ کا. اور لیکن ایک جانب کہا جا رہا ہے کورٹ کے فیصلوں کا احترام کیا جائے گا، دوسری جانب جو تضحیق کی جا رہی ہے، مذاق بھی اڑایا جاتا ہے، تقاریر ہوتی ہیں پیپلز پارٹی کی جانب سے سامنے آتی ہے، تو کل کیا منظر پیش ہوگا؟ کیا واقعی تصادم و محاذ رائی کا وقت آ گیا فائنلی؟ اس پہ بات کریں گے ایک مختصر سے بریک کے بعد.